गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है हम लोग अध्याय नंबर 13 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर का नाम था एमीन। एमीन में हम लोगों ने इसके विचरण की विधियां कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में भौतिक गुण पढ़ लिए थे और लास्ट में डिस्कस कर रहे थे हम एमीन का क्षारीय सामर्थ्य। ठीक है, तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट हेडिंग जो अपना चल रहा था वो था एमीन का क्षारीय सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ है कि कितना ज़्यादा या कितना कम। ठीक है, क्षारीय सामर्थ्य बताना है। इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अम्ल हो चाहे क्षार हो, कौन अच्छा है, मतलब कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन कम अच्छा है, यानी कौन अधिक क्षारीय है, कौन कम क्षारीय है। इन सब को समझाने के लिए अपने पास आई थी अम्ल क्षार अवधारणाएँ। अम्ल क्षार अवधारणाएँ 3 आई थी: ऑर्नेस की अवधारणा, ब्राउन-स्टेलौरी की अवधारणा और लुईस की अवधारणा। उन अवधारणाओं में अपने को अम्ल और क्षार को समझाया गया था कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है, कौन अच्छा अम्ल है और कौन अच्छा क्षार है, इनके बारे में बताया गया था। अच्छे से मतलब प्रबल है ना, कौन बेकार क्षार बेकार अम्ल, मतलब कौन दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार है। यहाँ से ये अर्थ निकल कर आता है। यहाँ आप लोगों को ये बताया था कि तीनों अवधारणाएं अलग अलग तरीके से क्षार को परिभाषित करती हैं। तीनों अपने आप में सही है, गलत कोई सी भी नहीं है। देखो, मैं एमीन के बारे में समझाने जा रहा हूँ। ये एमीन है। एमीन जो है वो जल में घोली जा रही है। तो यहाँ क्या होगा कि ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन अधिक अम्लीय होती है बजाय नाइट्रोजन से जुड़ी हुई। तो यहाँ से H+ निकलने की पूरी संभावना है। ये H+ कहाँ जाएगा? इस लोन पेयर पर। ये बन जाएगा RnH3+ और यहाँ निकल गया OH-। ये आपको मैंने समझा दिया था पहले। अगर रिएक्शन को इधर लेकर जाते हैं तो ये ऐसे आती है। अगर इसके लिए अपन इक्विलिब्रियम लिखेंगे, साम्यावस्था स्थिरांक लिखेंगे, तो ये आपको बता चुका था मैं। RnH3+ OH-, ये बता दिया था। और यहाँ बताया था KH2O RnH3, ये बता चुका था, इसलिए हाँ अपन जल्दी से आगे चलते हैं। ठीक है, और इसको अपन ने रिजल्टेंट कह दिया था KB। KB था वो क्या था? RnH3+। ये आपके पास पहले से पिछले वाले लेक्चर में समझा हुआ है। ऐसा हो गया ये। यहाँ मैंने आपको ये बताया था कि माइनस, देखिए माइनस log H आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होती है उसको अपन pH कहते थे। तो ऐसे ही अपने पास क्या होगा? माइनस log OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो जाएगा POH। ऐसे अपने पास था माइनस log Ka, तो उसको कहते थे अपन pKa। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस log Kb, तो ये हो जाएगा pKb। ये सब ये बता रहे हैं कि अगर ये वैल्यूज़ बढ़ती हैं तो ये वैल्यूज़ घटती हैं। इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। ये इक्वेशन ऐसे कह रही है कि यहाँ OH अगर ज़्यादा है तो Kb भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों की सांद्रताओं का गुणनफल ही Kb होता है। दोनों का गुणनफल ज़्यादा है तो Kb ज़्यादा आएगा। ये ज़्यादा है मतलब अच्छा क्षार होता है। ये हम पढ़ चुके हैं क्या, कि जो क्षारीय सामर्थ्य होता है, क्षारीय सामर्थ्य वो समानुपाती होता है OH आयन की सांद्रता की। ऐसा ऑर्नेस भी कहता है, ब्राउन-स्टेलौरी भी कहता है। जो जितना ज़्यादा OH- देगा उतना ही अधिक क्षारीय होगा। और OH अगर ज़्यादा है तो Kb भी ज़्यादा है, अर्थात मैं ये भी कह सकता हूँ कि Kb भी ज़्यादा होगा। और Kb
देखो अब यहाँ OH से और KB से हम तुलना करें तो OH आयन बढ़ रहा है तो POH घटेगा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि POH कम। इसका मतलब माइनस log KB, ये KB बढ़ रहा है तो PKB घट रहा है, यानी इसका रिवर्स हो जाएगा। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो pH होता है वो POH का उल्टा होता है। POH ज़्यादा होती है तो pH कम होती है, और POH कम है तो pH ज़्यादा होती है। इस तरीके से अपने पास ये क्षारीय सामर्थ्य आ गया था। इससे अपने को ये आइडिया लग जाता है, कि अगर इनमें से दो के लिए कोई वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये आइडिया लग जाता है कि दो क्षार हैं उनके लिए ये वैल्यूज़ दे रखी हों, उनके लिए ये दे रखी, कोई सी भी वैल्यू दे रखी है तो हम ये बता सकते हैं कौन अच्छा क्षार है और कौन बेकार क्षार है। अच्छा क्षार मतलब कौन प्रबल क्षार है और कौन दुर्बल क्षार है, इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। ये यहाँ से क्लियर हो जाता है, बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, यस। अब इसमें हम देखते हैं कि जब यहाँ NH2 पर एल्किल समूह होता है तो इसको अपन एलिफेटिक एमीन कहते हैं। कौन सा कहते हैं? एलिफेटिक एमीन। तो अब हम क्षारीय सामर्थ्य देखेंगे एलिफेटिक एमीन में। ठीक है, तो अपनी हेडिंग अब आगे इसी में आ जाती है। ये था एमीन का क्षारीय सामर्थ्य, एमीन में भी अपन लेते हैं एलिफेटिक एमीन। ठीक है, यस। एलिफेटिक एमीन का क्षारीय सामर्थ्य, एलिफेटिक एमीन का क्षारीय सामर्थ्य। ठीक है बच्चों, एलिफेटिक एमीन मैंने कहा था कि नाइट्रोजन पर कोई एल्किल समूह होगा। ठीक है, यस, नाइट्रोजन पर क्या होगा? कोई एल्किल समूह, तो एलिफेटिक एमीन बनेगा। एलिफेटिक एमीन की जो क्षारीय सामर्थ्य है उसको प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, एक है प्रणीक प्रभाव और दूसरा है विलायकन प्रभाव। तो यहाँ दो कारक एलिफेटिक एमीन की मैं लगाकर कह सकता हूं एलिफेटिक एमीन की क्षारीय सामर्थ्य को, एलिफेटिक एमीन के क्षारीय सामर्थ्य को प्रणीक प्रभाव तथा विलायकन प्रभाव के आधार पर समझाया जा सकता है। दो प्रभाव आपको आने चाहिए, एक तो आना चाहिए प्रणीक प्रभाव और दूसरा आना चाहिए विलायकन प्रभाव। इन दोनों प्रभाव को अपन अप्लाई करके एमीन में क्षारीय सामर्थ्य को समझा सकते हैं। ठीक है, इनमें से हम लेते हैं पहला प्रणीक प्रभाव। ठीक है, देखो बच्चों, Rn ये 1 डिग्री एमीन है, Rn
ये 2 डिग्री एमीन है, RnR ये 3 डिग्री एमीन है, ठीक है। ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है और ये 3 डिग्री एमीन है। आपको ये पूछा है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, आपको ये पूछा है कि इनमें क्षारीय सामर्थ्य का सही क्रम क्या है। तो देखो बच्चों, जब अपन क्षारीय सामर्थ्य को अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ 2 प्रभाव हैं, एक प्रेरणी प्रभाव और दूसरा विलायकन प्रभाव। विलायकन प्रभाव जो है वो विलीन अवस्था में लगता है, ठीक है, और प्रेरणी प्रभाव तो हमेशा लग रहा होता है। लेकिन अगर अपन एमीन की बात को ध्यान से सुनना, अगर एमीन की अपन बात करें तो गैसीय अवस्था में जब वो होता है, एमीन जब गैसीय अवस्था में होता है तो वहाँ विलायक कोई नहीं होता है, इसलिए वहाँ विलायकन प्रभाव नहीं होता है। यानी गैसीय अवस्था में केवल प्रेरणी प्रभाव लगता है। यस, गैसीय अवस्था में सिर्फ क्या लगता है? प्रेरणी प्रभाव। सही बात। यस। अब देखो आप यहां लोन पेयर, नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर। हम ये अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जितना ज़्यादा आसानी से H+ को अपने इलेक्ट्रॉन देता है वो उतना ही अधिक क्षारीय होता है। फिर सुन लीजिए, जो जितने आसानी से लोन पेयर देता है प्रोटॉन को वो उतना ही अच्छा क्षार होता है। अर्थात जिसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर, जिसमें नाइट्रोजन पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता ज़्यादा है, एमीन में जिस एमीन में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता ज़्यादा है, वो अधिक क्षारीय होता है। मतलब जो प्रोटॉन को जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा उसका क्षारीय सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसमें अगर देखें तो एल्किल समूह का मैंने कहा था +I लगता है। ऐसा मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि जो मेरे पास एल्किल समूह है वो एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। तो यहाँ एक समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला है, 2 समूह इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, 3 समूह इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो यहाँ एक समूह अपने इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को बढ़ाता है। यहाँ 2 समूह इलेक्ट्रॉनों को देकर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पैदा कर देंगे और यहाँ 3 एल्किल समूह और इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को बढ़ा देंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को कोई द्रवावस्था दी है और दी है तब बात अलग है, लेकिन यहां लिख दिया गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था में ध्यान रखना कि 3 डिग्री एमीन सबसे अच्छा क्षार होगा, 2 डिग्री एमीन उससे कम होगा और 1 डिग्री एमीन उससे कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम है, यहाँ नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता और ज़्यादा हो गई। यहाँ 3 समूह इलेक्ट्रॉन देकर उपलब्धता को और बढ़ा देते हैं, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की ज़्यादा संभावना है। तो प्रोटॉन आएगा और कहेगा अच्छा ये अच्छा वाला क्षार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसको ज़्यादा मिल रहे हैं। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की उपलब्धता ज़्यादा है वहाँ पर क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा होता है। तो याद रखना, जब प्रेरणी प्रभाव ही लग रहा हो, ठीक है, ये क्रम किस में आया? केवल प्रेरणिक प्रभाव लगता है तब क्षारीय सामर्थ्य। केवल प्रेरणी प्रभाव लग रहा है, इसमें विलायकन का कोई प्रभाव नहीं है। उस कंडीशन में 3 डिग्री सबसे अच्छा क्षार, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे भी कम होता है। ये मैंने आपको प्रेरणी प्रभाव के आधार पर क्या समझाया है भाई? क्षारीय सामर्थ्य। गैसीय अवस्था में अब आपको याद रखना है,
गैस अवस्था में हमेशा याद रखना है 3 डिग्री सबसे अच्छा क्षार, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम होता है। इसके बाद में अपन देख लेते हैं क्या, इसके बाद में देख लेते हैं हम लोग विलायकन प्रभाव। ठीक है, यस, तो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा और विलायकन प्रभाव ले लेते हैं। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। विलायकन प्रभाव के जस्ट बाद में या विलायकन प्रभाव में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये आपको याद रखना है। दो कारक लिखे थे, अब मैं दूसरा कारक समझाने जा रहा हूं और उसका नाम है विलायकन प्रभाव। दूसरा प्रभाव सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन में एक विलायक और आ जाता है और वो विलायक क्षारीय सामर्थ्य को प्रभावित करता है। देखो कैसे करता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कौन है, अमोनिया है। H+ आया, अब ये H+ क्या करता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर को ले लेता है और ये जुड़ गया। इसे जुड़ने से यहाँ पॉजिटिव आ गया। और विलायकन मतलब विलायक का प्रभाव देखना है। जब कुछ नहीं दे रखा है तो विलायक क्या मानेंगे, जल मानेंगे, और जल इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ये हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। चलो ठीक है, ये कौन थी, अमोनिया। अब अगर मैं 1 डिग्री में डायरेक्ट दिख जाएगी आपको, ये प्रोटॉन ले रही है। आप तो ये देखते जाओ कि हो क्या रहा है, आप उसको समझते जाओ। ये मत सोचो कि इसका मैं क्या करूं, पहले समझ लो कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो प्रोटॉन है, लोन पेयर है, अटैक करेंगे, यहाँ R होगा, यह हाइड्रोजन आ गई, इस पर आ गया प्लस, यहाँ पर हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, ये 1 डिग्री मीन था, ये 2 डिग्री मीन है। प्रोटॉन आएगा किस पर जाएगा, लोन पेयर पर। ये प्रोटॉन लोन पेयर पर जाएगा और ये बन जाएगा, यह R था। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिए गए हैं, प्लस आ गया। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो आप, OH2 OH, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अमोनिया 1 डिग्री मीन, 2 डिग्री मीन, अब आएगा 3 डिग्री मीन। प्रोटॉन आएगा और इस लोन पेयर के पास अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा,
ये बन जाएगा RN RR H, इस पर क्या आ गया प्लस, ठीक है। अब ये क्या होगा यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विलायक के साथ, और ये आ गया 4 नंबर, ठीक है। देखो बच्चों, अगर मैं अमोनिया को देखूं, 1 डिग्री एमीन को देखूं, 2 डिग्री एमीन को देखूं, 3 डिग्री एमीन को देखूं, तो किसकी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता ज़्यादा होगी? सुनो मेरी बात, अमोनिया, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, ठीक है। लिख देता हूं यहां, इनमें किसकी नाइट्रोजन के पास, फिर सुनो, अमोनिया, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन में किसकी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे? तो मैं ये देख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 समूह हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 ही समूह हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ही समूह है, या इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह नहीं है, या इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 समूह हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 समूह हैं तो यहां इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ा देंगे, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता ज्यादा होनी चाहिए, और ऐसा है भी। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को ही देखूं कि किसकी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता है, जो कि प्रेरणिक प्रभाव से स्पष्ट हो रही है, तो 3 डिग्री एमीन के पास सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री नाइट्रोजन के पास कम, और यहाँ 1 डिग्री के पास उससे भी कम, अमोनिया वाली नाइट्रोजन के पास उससे भी कम इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको देखता हूँ, इस प्रेरणिक प्रभाव को देखता हूँ, तो ये सबसे अच्छा क्षार हुआ, ये उससे बेकार क्षार हुआ, ये उससे बेकार क्षार है, ये सबसे कमज़ोर क्षार हुआ, ऐसा हुआ। और ऐसा अपन ने पढ़ा भी प्रेरणिक प्रभाव में। लेकिन विलायकन का प्रभाव ये कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन कितना रख रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन कितना रख रहा है, इसके साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन H+ को इलेक्ट्रॉन देने के बाद ज्यादा स्थायी हो रहा है। अगर मैं इनके स्थायित्व की बात करूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थायित्व की बात करूं, तो आप पहले अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? स्टेबल मतलब स्थायित्व ज्यादा वाला, और स्थायी ज्यादा वो होता है जिसकी ऊर्जा कम होती है। अब देखो, आप नहीं पता चला कि कौन ज्यादा स्थायी है इनमें, 1, 2, 3, 4 में? मैं बताता हूं। जैसे अमोनिया ने H+ लिया, अमोनियम आयन बनाया, वो अमोनियम आयन 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। बॉन्ड क्या है? अट्रैक्शन है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। जब ये अट्रैक्शन हुआ है, ये अट्रैक्शन हुआ है, तो यहां एनर्जी रिलीज हो रही है। एक हाइड्रोजन बंध से ऊर्जा निकली, तो 2 से और ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, 3 बन रहे हैं और ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, इसमें 4 हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं और ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। तो जिसमें ऊर्जा ज्यादा निकल गई तो उसकी ऊर्जा कम हो गई सिस्टम की, तो स्थायित्व ज्यादा हो गया। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन बंध है उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा है। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसमें 3 हाइड्रोजन बंध है, इसमें 2 ही है, इसमें 1 ही है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बंध बन रहा है उतना ज्यादा स्थायित्व आ रहा है। तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला उससे कम, थर्ड वाला उससे कम, फोर्थ वाला सबसे कम स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया है भाई, स्थायित्व क्रम आया है। अब अगर मैं स्थायित्व को देखता हूं तो स्थायित्व ये कहता है भैया जो ज्यादा स्थायी होता है वो ज्यादा बनता है। स्टेबिलिटी तो यही कहती है, स्थायित्व यही तो कहता है कि जो जितना ज्यादा स्थायी होता है वो उतना ही ज्यादा बनता है। समझ रहे हो? इस हिसाब से तो ये ज्यादा बनना चाहिए, और जब ये ज्यादा बनेगा, ये बहुत मतलब
मामला कंफ्यूजन वाला रहता है बच्चों के, इसलिए समझा रहा हूं। ये कंट्रोवर्सी चीज चल रही है, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है। अभी अपन ने पढ़ा था कि 3 डिग्री मीन ज्यादा क्षारीय होता है, लिखा था प्रेरणी प्रभाव वाले में। 2 डिग्री मीन उससे कम क्षारीय होता है, 1 डिग्री मीन उससे कम क्षारीय होता है, अमोनिया उससे भी कम होता है। नहीं आया समझ में? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा कर रहा है, ज्यादा स्थायी है, कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, कम स्थायी है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कम स्थायी, 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कम स्थायी, यानी स्थायित्व का एक क्रम आया। जो कम स्थायी है वो कम बनता है, जो ज्यादा स्थायी है वो ज्यादा बनता है। तो अगर ज्यादा स्थायी ज्यादा बनेगा तो ये ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब ये है कि अमोनिया ने प्रोटॉन ज्यादा लिया है, मतलब कि प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिए हैं आसानी से। प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता यहाँ ज्यादा हुई है अमोनिया में। अगर ये ज्यादा स्थायी है और ज्यादा बनता है, इसका मतलब अमोनिया ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए हैं, प्रोटॉन को ज्यादा आसानी से दिए हैं, तो ज्यादा स्थायी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो? देखो विलायकन प्रभाव क्या कह रहा है, यही विलायकन प्रभाव है, यही विलायकन प्रभाव है कि विलाय की वजह से इसका स्थायित्व ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बन रहा है। ये ज्यादा बन रहा है मतलब अमोनिया का क्षारीय सामर्थ्य क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। यहां 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हुई है, कम हुई है। तो विलायकन प्रभाव क्या कह रहा है? विलायकन प्रभाव तो ये कहता है, अगर मैं सिर्फ विलायकन प्रभाव लगाता हूं तो ये कहता है कि भैया अमोनिया ज्यादा क्षारीय है 1 डिग्री मीन से, अगर केवल विलायकन प्रभाव लगाया जाए तो। अगर विलायकन प्रभाव ही लगाया जाए तो 2 डिग्री मीन उससे कम होगा, 3 डिग्री मीन सबसे बेकार क्षार होगा अगर केवल विलायकन प्रभाव लगाया जाए तो। लेकिन जब विलयन अवस्था में, जब पानी में आपने एमीन को मिलाया है, जब पानी में आपने एमीन को मिलाया है, तो वह हाइड्रोजन बंध तो लगेगा, साथ में प्रेरणी प्रभाव भी लग रहा होता है। तो जिस टाइम विलायकन प्रभाव लग रहा होता है उस टाइम पर प्रेरणी प्रभाव भी लग रहा होता है। तो आपको यह कहा जाए कि केवल प्रेरणी प्रभाव लग रहा हो तो क्षारीय सामर्थ्य क्या निकल कर आएगा? केवल प्रेरणी प्रभाव। याद करो, केवल प्रेरणी प्रभाव लगता है, इलेक्ट्रॉन देने का प्रभाव लगता है, तो 3 डिग्री ज्यादा बताया था क्षारीय, 2 डिग्री मीन उससे कम क्षारीय, 1 डिग्री मीन उससे कम क्षारीय। और अमोनिया में क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम, अगर मैं केवल प्रेरणी प्रभाव लगाता हूं तो। ये समझ में आ गया? ठीक है, केवल प्रेरणी प्रभाव लगाए तो सबसे अच्छा क्षार ये, उससे कम ये, उससे कम ये और उससे कम ये, ऐसा मैं बता चुका हूं। अब मैं कहूं कि केवल विलायकन प्रभाव लगे तो, केवल विलायकन प्रभाव लगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। विलायकन प्रभाव इसको ज्यादा स्थायी करता है, ये सबसे अधिक क्षारीय, ये उससे कम क्षारीय, 2 डिग्री मीन उससे कम क्षारीय, 3 डिग्री मीन उससे भी कम क्षारीय, ये हो गया। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि जलीय अवस्था में या विलीन अवस्था में या विलायकन प्रभाव की उपस्थिति में मॉलिक्यूल में प्रेरणी प्रभाव भी लग रहा होता है। तो जलीय अवस्था में, विलीन अवस्था में प्रेरणी प्रभाव तथा विलायकन प्रभाव दोनों साथ साथ लग रहे होते हैं और दोनों के परिणामी रूप से क्षारीय सामर्थ्य बताना पड़ता है। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि प्रेरणी प्रभाव इधर क्षारीय सामर्थ्य बढ़ा रहा है और विलायकन प्रभाव इधर बढ़ा रहा है। तो एक ही जगह, एक जैसे मान लो कोई अपने पैसे का लेन देन करना, मैं भी आपको रुपए देता हूं, आप भी मेरे को रुपए देते हैं। अब रिजल्टेंट किसके पास रुपए रहेंगे? मेरे पास, उनमें से मैं आपको दे रहा हूं, आप हैं मेरे पास दे रहे हैं। पहले जितने थे उतने थे, लेकिन रिजल्ट बाद में क्या निकला ये तो डिपेंड करेगा ना कि किसने ज्यादा दिए हैं। तो ऐसे दोनों जब विपरीत प्रभाव निकलते हैं तब हम क्षारीय सामर्थ्य को अलग तरीके से देते हैं। तो जलीय अवस्था में मैं कहूंगा कि जलीय अवस्था में प्रेरणिक प्रभाव तथा विलायकन
प्रभाव दोनों लगते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जलीय अवस्था में प्रणिक प्रभाव तथा विलायकन प्रभाव दोनों लगते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। दोनों के परिणाम स्वरूप क्षारीय सामर्थ्य निम्न प्रकार दिया जाता है। विपरीत कार्य करते हैं, अतः क्षारीय सामर्थ्य निम्न प्रकार दिया जाता है। और वो कैसे दिया जाता है वो समूह पर निर्भर करता है। ठीक है, जिसमें 2 डिग्री एमीन जो क्षारीय सामर्थ्य हम देंगे उसमें ये वाला सबसे अधिक क्षारीय होता है और ये सबसे कम क्षारीय होता है। ऐसा क्यों? देखो बच्चों, अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो इसमें कोई प्रणीय प्रभाव नहीं है, कोई प्रणीय प्रभाव नहीं है जो इसकी क्षारीय सामर्थ्य को बढ़ाए। इसमें केवल और केवल क्या लग रहा है? विलायकन प्रभाव। इसमें देखें तो देखो क्या लग गया, 1 प्रणीय प्रभाव और 3 विलायकन प्रभाव। ये एक ऐसा है उदाहरण है 2 डिग्री एमीन जिसमें 2 तो क्या है? विलायकन प्रभाव, और 2 ही क्या है? प्रणीय प्रभाव। दोनों अच्छे हैं। इसमें 3 प्रणीय प्रभाव और 1 विलायकन प्रभाव निकल कर आ रहा है। तो इसमें देखा जाए तो देखिए कभी आपने आर्मी की भर्ती देखी है? किसी जमाने में आर्मी में जो तंदुरुस्त है उसको ले लेते थे, भर्ती कर लेते थे। फिर पता चला कि उसको भर्ती तो कर लिया, दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, तो फिर रिटर्न भी होने लगा। तो कहने का मतलब दोनों में अच्छा जो परफॉर्मेंस करता है, जो फिजिकल भी अच्छा करता है, जो रिटर्न भी अच्छा करता है, उसको आर्मी में पहले लिया जाएगा। मान लो कोई लिखने में ब्रिलियंट है साहब, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन पता चला कि उधर AK-47 उठती नहीं है, उसको उठाने से पहले खुद ही उठ जाता है। समझे मेरी बात को? उसने रिटर्न में तो टॉप किया, लेकिन आर्मी में जाएगा कैसे? उससे तो AK-47 उठती ही नहीं है, वो खुद ही उठ जाता है। तो ऐसे को नहीं लेते हैं। दूसरा ऐसा है कि साहब बहुत AK-47 क्या वो बड़ी तोप को उठाने के लिए ताकतवर है, लेकिन दिमाग से क्या है? पैदल है वो। तो उसको भी ले जाके क्या करेंगे? उसको वहाँ कहेंगे फायर, तो कहने वाले कोई कर देगा फायर। तो कहने का मतलब दिमाग भी उसका काम करना चाहिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जहाँ बैठता है उसको आर्मी में पहले लिया जाएगा, जो रिटर्न भी करता है और फिजिकल भी अच्छा करता है। तो ऐसे यहाँ भी देखो, अगर दोनों देखें, दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे होते हैं, तो दोनों जिसमें प्रभावी हैं वो कौन है? 2 डिग्री एमीन। तो 2 डिग्री एमीन जो है वो आपके पास अच्छा ही रहेगा। और अमोनिया के पास कोई प्रणीय प्रभाव है ही नहीं, तो अमोनिया सबसे बेकार रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ 2 डिग्री ज़्यादा रहेगा कि 1 डिग्री, 1 डिग्री ज़्यादा रहेगा कि 3 डिग्री, ये समूह पर निर्भर करता है। यहाँ जो आएगा कि कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, ठीक है कि नहीं? 3 डिग्री ज़्यादा होगा कि 1 डिग्री ज़्यादा होगा, इन दोनों में वो समूह पर डिपेंड करता है। यहाँ यह समूह पर डिपेंड करता है कि मेथिल है अथवा एथिल है। बाकी अमोनिया बेकार हो गई और 2 डिग्री एमीन अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री एमीन में दोनों प्रभाव अच्छे से लग रहे होते हैं, अमोनिया में ये है ही नहीं। ठीक है, तो इसी को लेकर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि भैया प्रणीय प्रभाव तथा विलायकन प्रभाव दोनों जब लग रहे होते हैं तो क्षारीय सामर्थ्य कैसे निकल कर आता है। ठीक है,
देखो क्वेश्चन, निम्न में क्षारीय सामर्थ्य का क्रम बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है CH3 ये उसको हटाई देते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये अमोनिया है और यहाँ लिखा हुआ है गैसीय अवस्था, ये दिया हुआ है। अब देखो आप लोगों को क्षारीय सामर्थ्य क्रम बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, निम्न में क्षारीय सामर्थ्य क्रम बताइए। ये ट्राइमेथिलेमीन, डाइमेथिलेमीन, मेथिलेमीन, अमोनिया। वो एग्जामिन का नाम भी लिख के पूछ सकता है कि ट्राइमेथिलेमीन, डाइमेथिलेमीन, मेथिलेमीन तथा अमोनिया में क्षारीय सामर्थ्य क्रम बताइए। तो देखो जी, फर्स्ट लिख दिया, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, गैसीय अवस्था में विलायकन प्रभाव नहीं लगता है। गैसीय अवस्था में विलायकन प्रभाव नहीं लगेगा, और विलायकन प्रभाव नहीं लगेगा तो हमें केवल प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर क्षारीय सामर्थ्य बताना है। यहाँ पर प्रेरणिक प्रभाव 3 जगह से लग रहा है। 3 सम इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, या 2 ही देने वाले हैं, या 1 ही देने वाला है। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की जो उपलब्धता है वो ज़्यादा किस में हो जाएगी? फर्स्ट वाले में, उससे कम सेकंड वाले में, उससे कम थर्ड वाले में, उससे कम फोर्थ वाले में। ये क्षारीय सामर्थ्य क्रम निकल कर आ गया है। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए भाई। एग्जाम में आप इनकी संरचना लिख के क्रम बना देंगे। अब उसने क्या किया, उसने चेंज कर दिया। CH3 3N, CH3 2NH, CH3 NH2 और ये NH3। क्वेश्चन वही है, निम्न में क्षारीय सामर्थ्य का क्रम बताइए, लेकिन यहां कुछ नहीं लिखा उसने। ठीक है, अब कुछ नहीं लिखा तो जब कुछ नहीं होता वहां पर आप गैस मानते हो, जो गलत है। जहां कुछ नहीं होता ना वहां कुछ नहीं है मतलब, लेकिन यहां कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब वो जलीय अवस्था में है, जलीय अवस्था में। ठीक है, एक्वस, एक्वस मतलब जलीय। ठीक है, देखिए गैसीय अवस्था में दिया 3 डिग्री में सबसे अच्छा क्षार, 2 डिग्री में उससे कम, 3 डिग्री सबसे अच्छा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, अमोनिया सबसे बेकार होती है। लेकिन जलीय अवस्था लिख दिया, एक्वस अवस्था लिख दिया, या कोई अवस्था नहीं देने पर, 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 अब आंसर अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जलीय अवस्था में प्रेरणिक प्रभाव के साथ साथ में विलायकन प्रभाव, विलायकन के साथ साथ प्रेरणिक प्रभाव दोनों लग रहे होते हैं। जब दोनों लगते हैं तो देखो 2 डिग्री सबसे अच्छा माना जाता है। ये कहा था अभी,
समझ गए। तो 2 डिग्री ये वाला है, तो CH3 2 डिग्री में सबसे अच्छा क्षार और अमोनिया सबसे बेकार क्षार। अमोनिया सबसे बेकार। अब रह गया कौन? अब रह गया एक तो 3 डिग्री और एक 1 डिग्री। तो अगर अमोनिया पर मिथाइल समूह आके एमीन बन रहे हैं, यानी मेथिल एमीन अगर कहीं हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में 1 डिग्री एमीन का क्षारीय सामर्थ्य इससे ज्यादा होता है। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो अगर आपको मेथिल एमीन दे रखा है, डाइमेथिल एमीन दे रखा है, ट्राइमेथिल एमीन दे रखा है, तो फिर आपको ये वाला सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है भाई, यस। अगर अपन मेथिल की जगह क्या कर देते हैं? एथिल। मेथिल की जगह क्या कर देते हैं? एथिल कर देते हैं। तो एथिल करने पर देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर 3, C2H5NH2, ये कितनी बार हो गया? 3 बार। तो ये 3 डिग्री एमीन हो गया। C2H5 ट्वाइस NH, C2H5NH2 और ये अमोनिया। अब सीधी सपाटी सुन लो आप, यहां दिया हुआ है गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। अगर गैसीय अवस्था दे रखा है तो मैंने कहा था गैसीय अवस्था में 3 डिग्री सबसे अच्छा, 2 डिग्री से कम, 1 डिग्री से कम अमोनिया सबसे बेकार। हो गया। लेकिन यही कहानी अपने को दी हुई होती, C2H5 ट्राइस N, ठीक है, C2H5 डाईएथिल एमीन, C2H5NH2 और NH3। यहां कोई अवस्था नहीं दी, या फिर आपको एक्वस फेज दे दिया, जल अवस्था दे दिया, या कोई अवस्था नहीं दी, तो अब देखिए आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि 2 डिग्री वाला सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें प्रेरणी प्रभाव भी अच्छा है और विलायकन प्रभाव भी अच्छा है। तो उस कंडीशन में आप आंसर क्या बताएंगे? आप ये कहेंगे C2H5 यानी 2 डिग्री सबसे अच्छा और अमोनिया सबसे बेकार। यस। अब इसमें एथिल का प्रेरणी प्रभाव ज्यादा है तो ट्राईएथिल एमीन ज्यादा अच्छा हो जाएगा, C2H5 ट्राइस N, यस, ये अच्छा हो जाएगा। और उससे कमजोर कौन हो जाएगा? मेथिल एमीन। ET मतलब होता है एथिल, C2H5NH2, ऐसे ये क्रम निकल कर आया। तो यहां मेथिल होता है चाहे एथिल होता है, 2 डिग्री ज्यादा अच्छा, अमोनिया सबसे बेकार। ये चेंज हुआ है। अगर मेथिल है तो 1 डिग्री 3 डिग्री से अच्छा होता है, एथिल है तो 3 डिग्री 1 डिग्री से अच्छा होता है। तो यहां आप ट्रिक बना सकते हैं क्या, कि CH3 के केस में CH3 हो तो CH3 होने पर आप क्या कहेंगे कि देखो 2 डिग्री वाला सबसे अच्छा, फिर 1 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला और अमोनिया 0 डिग्री वाला। ठीक है। अगर यहां दे रखा है क्या, C2H5 के कारण, C2H5 के कारण क्या हो जाएगा? वही 2 डिग्री सबसे अच्छा, लेकिन अब कौन आ गया? 3 डिग्री, फिर कौन आ गया? 1 डिग्री, फिर अमोनिया। अगर C2H5 है, C2H5 होने पर, C2H5 होने पर 23-10 नंबर होता है और CH3 होने पर 21-30 होता है। समझने वाली बात है कि मेथिल छोटा है तो गाड़ी का नंबर छोटा है 2130, और एथिल बड़ा है तो नंबर भी बड़ा है 2310। 2100 से 2300 ज़्यादा बड़ा होता है।
तो याद रखना चाहिए मेथिल हो चाहे एथिल हो 2 डिग्री सबसे अच्छा है, 2 डिग्री सबसे अच्छा, अमोनिया सबसे बेकार। मेथिल छोटा तो पहले छोटा नंबर, एथिल बड़ा तो पहले बड़ा नंबर। इस तरीके से आप लोगों के पास यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, जेईई में भी आए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। तो बच्चों ये शारीरिक सामर्थ्य था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेक्चर काफ़ी आगे बढ़ गया है। अभी अब एमीन का शारीरिक सामर्थ्य बचा हुआ है जो अपन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब आप इंतज़ार करिए नेक्स्ट लेक्चर का, जिसमें कि हम इस एमीन के शारीरिक सामर्थ्य को कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।